मेरे मुंह से हल्की हल्की आवाजें निकल रही थी। मैं जानती थी कि जो भी हो रहा है वो इतना जल्दी रुकने वाला तो नहीं है, मुझे और भी सहना पड़ेगा। मैं दर्द के मारे छटपटाने लगी थी। पर सच कहूँ तो इस दर्द का अपना ही मजा है। इस दर्द में जो सुख छुपा है वो आप महसूस नहीं कर सकते। मैंने उसे भड़काने के लिए धीरे आवाज में कहा, अबे मार ही डालेगा क्या? मेरी इस आवाज ने उसे उकसा दिया। और फिर जो हुआ। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं अभी 24 साल का हूँ और मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। दोस्तों, ये कहानी मेरे और मेरी बीवी की बड़ी बहन प्रियंका दीदी के बीच की है। ये घटना 1-2 साल पहले शुरू हुई, जब परिस्थितियों ने हम तीनों को एक दूसरे के बेहद करीब ला दिया। प्रियंका दीदी का हमारे परिवार में एक खास स्थान है। ससुर जी और सासू जी के अस्वस्थ होने के बाद उन्होंने अपने कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी ले ली। दीदी ने अपनी शादी तक को टाल दिया ताकि अपनी छोटी बहन और परिवार का पूरा ख्याल रख सके। वह मुझसे 2 साल बड़ी हैं और मेरी बीवी से 5 साल बड़ी। प्रियंका दीदी का व्यक्तित्व प्रभावशाली है। उनकी हाइट 5 फुट 7 इंच है और वो फिटनेस के प्रति बहुत सजग है। रोजाना योगा करने की आदत ने उन्हें और भी आत्मविश्वासी बना दिया है। वो अक्सर साड़ी पहनती है और उनका संपूर्ण व्यक्तित्व एक परिपक्व और आत्मनिर्भर महिला की छवि प्रस्तुत करता है। पिछले साल जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट हुई, तब डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से बेड रेस्ट की सलाह दी। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, घर के काम संभालना मुश्किल हो गया। मैंने बीवी से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए प्रियंका दीदी के पास चली जाए, ताकि उनका ध्यान अच्छी तरह रखा जा सके। लेकिन मेरी बीवी ने ये सुझाव दिया कि प्रियंका दीदी हमारे पास आकर घर और उनकी देखभाल संभालेंगी। प्रियंका दीदी जब हमारे घर आईं, तो उन्होंने सब कुछ सहजता से संभाल लिया। वो घर के हर छोटे बड़े काम को पूरी कुशलता से करती और मेरी बीवी के साथ हर समय रहती। रात में वह मेरी बीवी के साथ ही सोती थी और मैं अलग कमरे में। सब कुछ सामान्य ही चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि प्रियंका दीदी का पहनावा थोड़ा बदलने लगा था। वह कभी कभी मेरी बीवी के नाइटी पहनने लगी, जिसमें से उनका सौंदर्य निखर कर बाहर आने को बेताब होने लगता। उनका ये रूप देखकर मैं तो बेकाबू सा होने लगता। हर रात उनको ख्यालों में लेकर मैं खुद को शांत करके सोने लगा। एक दिन जब प्रियंका दीदी को 4 दिनों के लिए अपने घर किसी जरूरी काम से जाना पड़ा, तो मेरी बीवी मंजू ने मुझसे कहा कि उसे मुझसे एक बेहद अहम बात करनी है। वह थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन मैंने उसे सहज करते हुए कहा, जो भी बात है बिना झिझक के बताओ। मंजू ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें पता है कि दीदी ने अपनी शादी नहीं की और अब शायद कभी नहीं करेंगी। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये तो मैं जानता हूँ। पर क्या हुआ? मंजू ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है कि दीदी के पास मेरे अलावा और कोई नहीं है। वह हमेशा अकेली रहती है। हाँ, ये सही है, लेकिन तुम ये सब क्यों कह रही हो? मैंने उससे पूछा, तो क्या दीदी हमेशा हमारे साथ रह सकती हैं? मंजू ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, इसमें पूछने की क्या बात है? अगर उनको कोई परेशानी नहीं है तो मुझे भी नहीं होगी। दीदी हमारे साथ रह सकती है, मैंने कहा। मंजू ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम मना नहीं करोगे, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। तो फिर और क्या बात है? मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम इतना घुमा फिरा के क्यों बात कर रही हो? हमें तो एक दूसरे पर पूरा भरोसा है। मंजू ने गहरी सांस ली और कहा, यही भरोसा है, इसलिए तुमसे एक बड़ी बात कह रही हूँ। दीदी की मदद करनी होगी। कैसी मदद चाहिए? मैंने सीधे पूछा। मंजू ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, दीदी बहुत अकेली है और हर औरत की कुछ जरूरतें होती हैं। मैंने हामी भरी, हाँ, ये सही है, और इसी वजह से मैंने कहा कि वह हमारे साथ रह सकती है, अकेलापन महसूस नहीं करेंगी। लेकिन मंजू ने थोड़ा ठहर कर कहा, लेकिन क्या? मैंने अब गंभीर होकर पूछा। मंजू ने झिझकते हुए कहा
क्या तुम दीदी की हर जरूरत पूरी कर सकते हो? हर जरूरत? मैंने हैरानी से पूछा। तुम कहना क्या चाहती हो? मंजू ने धीरे से कहा, क्या तुम दीदी के साथ फिजिकल हो सकते हो? प्लीज, मुझे गलत मत समझना। दीदी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और उनकी ये तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही, इसलिए तुमसे कह रही हूँ। ये सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। क्या? तुम क्या पागल हो गई हो? मैं दीदी के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वो तुम्हारी बहन है और मैंने उन्हें कभी गलत नजरों से नहीं देखा है। और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। मंजू ने मेरी ओर देखा और कहा, प्लीज, नाराज मत हो। मैं जानती हूँ कि तुमने कभी उन्हें गलत नजर से नहीं देखा और ये धोखा नहीं है। मैं खुद तुमसे ये अनुरोध कर रही हूँ। प्लीज, मेरी बात मान लो, दीदी की मदद करो। मैंने उसकी ओर गंभीरता से देखा और कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मंजू ने लगभग रोते हुए कहा, प्लीज, सिर्फ एक बार, अगर तुम्हें ठीक न लगे तो मैं फिर कभी नहीं कहूंगी। उसकी इस बात ने मुझे असमंजस में डाल दिया। ठीक है, रो मत, मैं सोचूंगा। लेकिन पहले ये बताओ, दीदी ने तुमसे कहा क्या था? क्या ये उनकी तरफ से है? मंजू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये मेरी तरफ से है। मैंने कुछ महसूस किया और उनसे बात की। क्या महसूस किया तुमने? और उनसे क्या बात हुई? मैंने पूछा। मंजू ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, मैंने उनकी तकलीफ को महसूस किया। उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके व्यवहार से सब समझ में आ गया। पूरा बताओ, मैंने सख्ती से कहा। सब कुछ जानने के बाद ही मैं कोई फैसला लूंगा। फिर मंजू ने मुझे विस्तार से बताया। एक रात की बात है, जब मुझे प्रियंका दीदी के कमरे से हल्की हल्की सिसकारियों की आवाजें सुनाई दी। मैंने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गईं। फिर मैंने देखा कि दीदी वॉशरूम में चली गईं। फिर उसके बाद मैंने जिज्ञासा से पूछा। काफी देर तक दीदी बाथरूम से बाहर नहीं आई। मैं सोच रही थी कि क्या हुआ है। तभी अंदर से धीमी धीमी रोने की आवाज आने लगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद दीदी बाहर आई, अपने चेहरे को नैपकिन से पोंछा और फिर चुपचाप सोने चली गई। अगले दिन भी यही हुआ। मंजू ने गहरी सांस लेते हुए बताया। और फिर? मैंने उसे और बताने के लिए प्रेरित किया। मंजू ने कहा, अगली रात जब मुझे फिर से वही आवाजें सुनाई दी, तो मैंने हिम्मत करके दीदी को चुपके से देखने का फैसला किया। कमरे में अंधेरा था और दीदी को शायद पता नहीं चला कि मैं दरवाजे के पास खड़ी थी। तुमने क्या देखा? मैंने उसकी बात को गंभीरता से सुना। मैंने देखा कि दीदी बिस्तर पर लेटी थी और उनका एक हाथ उनके सीने पर था, दूसरा हाथ उनके दुपट्टे के नीचे गया हुआ था। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और उनके मुंह से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांसें लेने लगी। फिर वो अचानक उठीं और वॉशरूम चली गईं। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मंजू मुस्कुराते हुए बोली, सब्र करो। मैं जानती हूँ कि तुम ये सब सुनकर परेशान हो रहे हो। ये तो स्वाभाविक है, मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा। अब बताओ आगे क्या हुआ? जब दीदी बाथरूम गई, तो मैंने मौका देखकर कमरे की लाइट ऑन कर दी। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो बाहर आई, वो घबरा गई और हड़बड़ी में मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? तब मैंने उन्हें शांत करने के लिए कहा, दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरा मन नहीं लग रहा और मैं परेशान हूँ। एक रात मंजू ने प्रियंका दीदी से पूछा, दीदी, आप ठीक तो हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्रियंका दीदी थोड़ी असहज दिखीं, फिर भी उन्होंने कहा, क्या हुआ, मंजू? सब ठीक है ना? मंजू ने सीधा सवाल किया, दीदी, मैं आपको कुछ दिनों से परेशान देख रही हूँ। आपने जो बताया था, वो सब ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे सच नहीं बताना चाह रही? आप अकेले में क्यों रोती हैं? प्रियंका दीदी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मंजू, ये सब कहना आसान नहीं है। मैं कई बार खुद को अकेला महसूस करती हूँ। कभी कभी दिल भारी हो जाता है। ये सब तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं बता रही थी। मंजू ने दीदी का हाथ थाम लिया। दीदी,
मैं आपकी छोटी बहन हूँ। आप मुझसे हर बात कह सकती है। ये अकेलापन और ये दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। मैं जानती हूँ कि हर इंसान की भावनात्मक और मानसिक जरूरतें होती हैं, और हाँ, शारीरिक जरूरतें भी। प्रियंका दीदी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हाँ मंजू, ये सही है, लेकिन क्या करूं? मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है। मैंने तुम्हारी और परिवार की खुशियों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, पर यह अकेलापन कभी कभी काटने को दौड़ता है। मंजू ने गंभीरता से कहा, इसका एक समाधान हो सकता है। दीदी ने चौंकते हुए पूछा, क्या? दीदी, मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट पर रखा है और राहुल से दूर रहने को कहा है। मैं देख रही हूँ कि राहुल भी परेशान रहते हैं, और मैं सोच रही थी। मंजू कुछ पल के लिए रुकी। क्या सोच रही थी मंजू? प्रियंका दीदी ने धीरे से पूछा। आप और राहुल एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ये सुनकर प्रियंका दीदी पीछे हट गई। क्या? पागल हो गई हो क्या? तुम क्या कह रही हो मंजू? राहुल तुम्हारे पति है। मंजू ने उन्हें शांत करते हुए कहा, दीदी, मैं पागल नहीं हूँ। मैंने हर बार देखा है कि आपने अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करके हमें प्राथमिकता दी। अब मेरी बारी है। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। ये कोई गलत बात नहीं है। बाहर किसी के साथ ये सब करने से अच्छा है कि ये समाधान घर के भीतर हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है मंजू? मैं राहुल को तुम्हारे पति की तरह देखती हूँ। ये तो पूरी तरह से गलत होगा। दीदी, ये गलत नहीं है, ये एक समझ है, और ये सब मेरी सहमति से हो रहा है। आप बस सोचिए, क्या ये आपके अकेलेपन का हल नहीं हो सकता? आप इस पर विचार करें, और यदि आपको लगे कि ये सही नहीं है, तो कोई जबरदस्ती नहीं होगी। प्रियंका दीदी असमंजस में पड़ गई। मंजू, मैं कुछ नहीं समझ पा रही। ये सब मेरे लिए अजीब है। क्या राहुल जी इसके लिए तैयार होंगे? और तुम सच में ये सब चाहती हो? मंजू ने दृढ़ता से कहा, मैंने सब सोच समझ कर ही ये बात कही है। राहुल मेरी बात मानेंगे, और सबसे जरूरी बात यह है कि मैं ये खुद चाहती हूँ। आप सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने लिए ये मौका लीजिए। प्रियंका दीदी ने लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं सोचूंगी, लेकिन अभी भी ये सब मेरे लिए आसान नहीं है। अगले दिन मैं कार लेकर प्रियंका दीदी को लेने उनके घर गया। जैसे ही मैं उनके दरवाजे पर पहुंचा, वो बाहर आईं। उन्होंने मेरी बीवी का घुटने तक की लंबाई वाला 1 पीस पहन रखा था। वो उसमें बहुत आकर्षक लग रही थी, जैसे वो ड्रेस उन्हीं के लिए बनी हो। दीदी ने मुझे अंदर बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आओ, थोड़ा आराम कर लो। मैंने उनके पहनावे की तारीफ करते हुए कहा, दीदी, आप इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है। ये सच में आप पर खूब जच रही है। दीदी ने हल्के से शर्माकर धन्यवाद कहा और चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। मैं सोफे में बैठकर मोबाइल पर समय बिताने लगा। कुछ ही देर में दीदी चाय लेकर आईं और मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गईं। हमने पहले इधर-उधर की बातें की। मैंने कहा, हम 1 घंटे में निकलते हैं वापस। दीदी ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। कुछ देर की चुप्पी के बाद मैंने झिझकते हुए उनसे कहा, प्रियंका दीदी, आपकी बहन से मेरी एक बात हुई थी। क्या आपसे भी उसने इस बारे में बात की? ये सुनते ही दीदी थोड़ी असहज हो गई और कमरे में अचानक शांति पसर गई। वह कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी झिझक साफ झलक रही थी। मैंने उन्हें सहज करने की कोशिश करते हुए कहा, दीदी, आप मुझसे कुछ भी कह सकती है। मैं समझता हूँ कि हर इंसान की अपनी निजी जरूरतें और भावनाएं होती है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आपकी कोई समस्या है, तो मैं आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। बस आपको मुझ पर भरोसा रखना होगा। दीदी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। ये सब मेरे लिए थोड़ा असहज है। मैंने कहा, देखिए दीदी, आप ऐसा कुछ भी मत सोचिए जिससे आपको लगे कि आप अपनी बहन को धोखा दे रही हैं। ये सब उन्हीं की सलाह थी। पहले मुझे भी अजीब लगा, लेकिन जब मैंने इस पर गहराई से सोचा,
तो मुझे लगा कि इसमें कुछ गलत नहीं है, और इसलिए मैं खुद आपको लेने आया, ताकि इस पर हम खुलकर बात कर सकें। दीदी ने थोड़ी देर तक मुझे देखा और फिर कहा, ठीक है राहुल, मैंने भी इस बारे में काफी सोचा है। अगर बात घर तक सीमित रहती है और किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, तो शायद इससे मेरे अकेलेपन का हल निकल सके। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तय रहा। अब से आप मुझे राहुल कहेंगी और मैं आपको प्रियंका। अगर आपको कभी कोई समस्या हो, तो आप मुझसे बिना झिझक के कहेंगी। दीदी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, और आप भी मुझे दीदी के बजाय सिर्फ प्रियंका बुलाएं। एक हल्की मुस्कान के साथ मैंने प्रियंका से कहा, सच कहूं, पिछले कुछ दिनों से तुमने जो आउटफिट्स पहने हैं, उनमें तुम कमाल की लग रही हो। प्रियंका थोड़ा सा शर्माते हुए बोली, थैंक्स। वैसे तुम्हारी नजरों से मैं समझ रही थी कि तुमने नोटिस किया है, लेकिन मुझे बताओ, तुमने मुझमें क्या देखा जो इतना खास लगा? मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, आप तो सिर से लेकर पांव तक पूरी की पूरी अच्छी हो, लेकिन जब से आपको उन कपड़ों में देखा, तो मैं तो आपकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। आपको मुझसे क्या अच्छा लगा? प्रियंका हल्की हंसी के साथ बोली, तुम तो बस कुछ भी बोलते हो। पर हाँ, मुझे भी तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी ऊंचाई, शरीर, सब कुछ पसंद है। मैं तुम्हारे जैसा ही पति चाहती थी। मैंने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं साली साहिबा, अब तो आप मेरी सच में आधी घरवाली बनने वाली हो। आप चाहो तो पूरी बना लेता हूँ। वैसे तुम्हारे दिल में कोई और ख्याल है तो बताओ। प्रियंका शर्माते हुए बोली, चुप रहो, मेरे ख्याल तो बहुत से होते हैं, लेकिन मैं कभी खुलकर किसी से बात नहीं कर पाई। मैंने फिर पूछा, वैसे मंजू ने जो देखा था, आप कब से ऐसा कर रही हो, और तब कोई कल्पना भी करती हो? प्रियंका शर्माते हुए अपनी नजरें नीची करके बोली, पिछले 4-5 साल से कर रही हूँ। मैं बोला, अच्छा, तो चलो ये बताओ, आपकी पसंद क्या है? आपको कैसा अच्छा लगता है? प्रियंका बोली, ऐसा बताते समय थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं फिर बोला, ये झिझक दूर करने के लिए ही तो पहले बात करना चाहता हूँ, ताकि हम दोनों एकदम फ्रैंक हो जाएं। और जब हम रियल में ऐसा करेंगे, तो अजीब ना लगे। प्रियंका बोली, हाँ ठीक है, पर मुझे पता कभी मैंने सोचा नहीं और कभी अनुभव ही नहीं किया। मैं खुश होकर बोला, क्या मतलब? आप बिल्कुल कुंवारी हो? प्रियंका शर्माते हुए धीरे से बोली, हाँ। मैं अपनी किस्मत को दाद देता हुआ बोला, वाह, क्या नसीब है मेरे, दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी। प्रियंका ने हल्के से सिर झुका लिया और कहा, राहुल प्लीज, तुम्हारी बातों से मुझे शर्म आ रही है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शर्माने की क्या बात है? ये खुलापन तो होना ही चाहिए। अगर हम खुलकर बात नहीं करेंगे, तो एक दूसरे की जरूरतों को समझेंगे कैसे? ये खुलापन रहेगा, तभी हम खुलकर इस पल का आनंद ले पाएंगे। तो बताओ कब करना है? मैं तो अभी भी तैयार हूँ। बताओ, प्रोटेक्शन या विदाउट प्रोटेक्शन? प्रियंका ने मेरी बात सुनकर थोड़ा झिझकते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे शुरू करूं। तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा चाहो। मैंने उसे सहज करने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ तो कुछ कर नहीं सकता। घर जाकर पहले आपकी बहन को हमारा फैसला बताना होगा, और फिर जब वो बोलेगी तब। प्रियंका मुस्कुराकर बोली, राहुल आप बहुत नॉटी हो। मैंने भी हंसते हुए कहा, अरे, ये तो तुम्हारा ही कमाल है, और मैंने तुरंत उसके उनको हल्का सा किस कर दिया। प्रियंका हैरान होकर मुझे देखती हुई बोली, ये क्या था? मुझे चौंकते हुए देखा और हल्के से कहा। मैं बोला, अरे कुछ नहीं, बस माहौल बना रहा था। प्रियंका मुस्कुराती हुई हल्के से बोली, थोड़ा अजीब था, पर अच्छा भी लगा। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, बस यही तो चाहिए था। चलो, अब बाकी बातें घर जाकर करेंगे, अभी देर हो रही है। फिर हम लोग घर आए और मैंने मंजू को कहा कि मैं तैयार हूँ प्रियंका की मदद करने के लिए। मंजू ने कहा, प्रियंका दीदी से सीधे प्रियंका पर आ गए आप तो। मैंने कहा,
हाँ, अब संबंध ही कुछ अलग होने जा रहा है, तो थोड़ी स्पष्टता चाहिए ना। फिर उसने कहा, मुझे पूरा यकीन था कि आप तैयार हो जाओगे, इसलिए मैंने दूसरा कमरा सजा दिया। आज आप दीदी की मदद करो, उनके पास रहो और उनका अकेलापन दूर करो, उन्हें खुश करो। ये सुनते ही प्रियंका एकदम शर्म से लाल हो गई। मैंने कहा, साली साहिबा तैयार रहिएगा। रात के खाने के बाद प्रियंका अपने कमरे में चली गई। मैंने अपनी बीवी मंजू के साथ थोड़ा समय बिताया और उसने कहा, प्रियंका दीदी को खुशी की बहुत जरूरत है। मुझे खुशी है कि तुम उनकी मदद करोगे। थोड़ी देर बाद मैं प्रियंका के कमरे में गया। कमरा बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। दीवारों पर हल्की रोशनी, फूलों की खुशबू और आरामदायक माहौल ने उसे और खास बना दिया था। प्रियंका ने कमरे को देखकर भावुक होकर कहा, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतनी प्यारी बहन मिली, जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया। प्रियंका कमरे में शांत होकर बैठी थी। माहौल में एक गहरी सी शांति थी और हल्की रोशनी कमरे को और भी खास बना रही थी। मैंने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, प्रियंका, इस पल को बस महसूस करो। ये तुम्हारे लिए है। तुम चिंता छोड़कर बस अपने दिल को सुकून दो। मैंने उसके सिर पर हल्के से हाथ रखा और कहा, तुम्हारी मुस्कान बहुत कुछ कहती है। ये पल तुम्हारे लिए खास होना चाहिए, क्योंकि तुम खास हो। प्रियंका ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। वो थोड़ा भावुक लग रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान उसे और भी प्यारा बना रही थी। कुछ देर तक मैं उसकी ओर देखता रहा, जैसे उस पल को बस अपने दिल में कैद कर लेना चाहता था। थोड़ी देर बाद प्रियंका ने अपनी आंखें खोलीं और हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ सोच रहे हो? मैंने फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्रियंका ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, लेकिन क्या मैं इस सब के लिए तैयार हूँ? क्या मैं इसे संभाल पाऊंगी? मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो। बस इस पल का आनंद लो और इसे अपने दिल में बसा लो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस इसे महसूस करो। सब कुछ धीरे धीरे अपनी जगह पर आ जाएगा। फिर कुछ 20 से 25 मिनट बाद ही हम दोनों निढाल होकर गिर पड़े। अब हम दोनों अपनी सांसों को संयमित करते हुए लेटे थे। कमरे का कोना कोना हमारे प्यार का सबूत दे रहा था। फिर हम उठे और बाथरूम में जाकर फ्रेश हुए और फिर एक दूसरे को बाहों में लेकर लेटे रहे। थोड़ी देर बाद प्रियंका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राहुल, मैं मंजू की बहुत आभारी हूँ। तुमने मुझे इतने दिनों के बाद सुकून का एहसास दिलाया। तुमने मेरा अकेलापन दूर किया। तुमने असीम आनंद दिया है। मैं तुम दोनों को एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। आज से मैं तुम्हारी आधी घरवाली भी हो गई हूँ। फिर मैंने उन्हें हल्का सा किस किया और कहा, प्रियंका, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा ये रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहे। प्रियंका ने कहा, मैं भी अब यही चाहती हूँ। बार बार मैं तुम्हारे साथ ये पल जीना चाहूंगी। मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं फिर से खुलकर जी सकती हूँ। रात शांत और सुकून भरी थी। हम सभी ने उस पल को गहराई से महसूस किया और फिर नींद की आगोश में चले गए। अगली सुबह मंजू ने दरवाजे पर दस्तक दी और मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी उठ जाओ। प्रियंका दीदी, आपको खुश देखकर मेरा दिल भर आता है। मैं चाहती हूँ कि आप हर दिन ऐसे ही मुस्कुराएं। अब दोनों जब चाहो ये कर सकते हो। राहुल, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने दीदी का साथ दिया। प्रियंका ने मंजू को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरे लिए जो किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मेरे जीवन को फिर से संवार दिया। मंजू ने कहा, दीदी, हम एक परिवार हैं और परिवार का मतलब ही होता है एक दूसरे का सहारा बनना। बस अब मैं आपको कभी रोने नहीं दूंगी। और फिर मंजू की डिलीवरी तक मैंने कभी प्रियंका को अकेला नहीं छोड़ा। फिर कुछ महीनों के बाद जब मंजू नॉर्मल हो गई तो मैं कभी उसके साथ होता तो कभी प्रियंका के साथ, लेकिन कभी भी हम तीनों एक साथ नहीं। मेरा मन तो था कि हम तीनों एक समय एक साथ हो, पर मंजू ने मना कर दिया और प्रियंका को भी ये ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं एक समय एक के साथ ही होता था।
और आज भी हमारा रिश्ता वैसा ही है। इस तरह हमारे जीवन में एक नई शुरुआत हुई। मेरी प्यारी बीवी मंजू के प्यार और बहन के लिए उसके त्याग ने प्रियंका को एक नई उम्मीद दी। अब प्रियंका अपने जीवन में पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।